हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 21 जो कि है जातिगत जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। और हिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 में हमें जो पढ़ना है वो है जातिगत जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल की शुभकामना के साथ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। वह कौन सा संस्थान था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। देखिए ज्योतिबा फूले जो थे वो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। यानी कि जो ज्योतिबा फूले के द्वारा जिस सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, उस सत्यशोधक समाज का आखिर उद्देश्य क्या था। तो 1873 में स्थापित जो सत्यशोधक समाज थी उसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, और दूसरा था निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ये इनका दो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, सत्यशोधक समाज का पहला उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना और दूसरा था निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो हमें यहाँ पर जो तीन बातें हैं याद रखना पड़ेगा। पहले नंबर की सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। दूसरी बात की जो ज्योतिबा फूले ने जिस सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उसको 1873 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है, तो यह 1873 में इसको स्थापित किया जाता है। और वहीं पर हमें फिर से याद रखना पड़ेगा कि सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो सत्यशोधक समाज का दो उद्देश्य है, पहला तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना और दूसरा है निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। यहाँ पर है कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरबी पूरम या अरबी पूरम केरल में किसने अरबी पूरम आंदोलन चलाया था। तो जो अरबी पूरम आंदोलन है यह किसने केरल में चलाया था, तो ये जो आंदोलन था वह श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो श्री नारायण गुरु ने केरल में अरबी पूरम नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है, श्री नारायण गुरु। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या, अब यहाँ पर हम लोग 4 देखेंगे। इसमें है कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एवं एक ईश्वर। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर। यह जो नारा दिया गया था यह श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। श्री नारायण गुरु ने यह नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म एक जाति एवं एक ईश्वर। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था। यह भी याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब होता है, 1928 ईस्वी में होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो जो बारदोली सत्याग्रह था इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके सामने हो जाते हैं। एक तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है कि जो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था उसके नेतृत्व किसने किया था। तो उस आंदोलन का जो नेतृत्व है वह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है तो महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे और इस पर स्टार लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। यहाँ पर है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। देखिए पहला फैक्ट्री अधिनियम की बात किया जा रहा है, तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि वह कौन सा वायसराय था जिसके कार्यकाल या शासनकाल में जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो ये पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था।
किस प्रदेश में वह कौन सा प्रदेश था जहां पर बिरसा मुंडा का संचलन रहा था ब्रिटिश के विरुद्ध। ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध वह कौन से प्रदेश थे जिसमें बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो ये जो प्रदेश था वह था छोटा नागपुर का क्षेत्र। छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है बिरसा मुंडा का वहां पर क्या था, संचलन रहा था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर है कि वायकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 के बीच होता है, यह कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह जो है वह चलाया गया था केरल में। ठीक है, कहाँ पर चलाया गया था? केरल में। वायकोम सत्याग्रह कब से कब तक चला? ये 1924 से 1925 के बीच चला। कहाँ पर चलाया गया था? तो यह केरल में चलाया गया था। कौन से स्थान पर? केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक वर्ष 1902 से 1903 ईस्वी में आरंभ किया गया, ठीक है, श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम आंदोलन के प्रणेता थे। यानी कि श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम के जो युगम आंदोलन था उसके प्रणेता कौन थे? तो इस आंदोलन के जो प्रणेता हुए वो थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु, ठीक है, श्री नारायण गुरु। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है। प्रश्न संख्या 10 जो है पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ष 1906 ईस्वी में, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था, इस सोसाइटी की स्थापना बी आर शिंदे ने किया था। बी आर शिंदे ने किया था, ठीक है, बी आर शिंदे ने जो है किया था 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन, जिसको डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में बी आर शिंदे के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि नानू आसन किसे कहा जाता है? देखिए, जो नानू आसन है वह श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। ठीक है, नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो सतारा में 1910 ईस्वी में जो बहुजन समाज की स्थापना है वह मुकुंद राव पाटिल ने किया था। ठीक है, 1910 ईस्वी में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो यह मुकुंद राव पाटिल ने किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है कि वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो नायर सर्विस सोसाइटी की जो स्थापना है वह पदनाथ पिल्लई ने की थी। पदनाथ पिल्लई ने 1914 ईस्वी में, ठीक है, 1914 ईस्वी में पदनाथ पिल्लई ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का स्थापना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि AITUC का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष हुए उनका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे यह प्रथम अध्यक्ष हुए अखिल भारतीय व्यापार संघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1800 से 1900 के बीच जो मुंडा क्रांति हुआ था उसके नेता कौन थे? तो उसके नेता जो है वह है बिरसा मुंडा। ठीक है, उसके नेता कौन है? बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र जो था उस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सत्र था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। कौन किया था? स्वामी सहजानंद ने उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अब 17 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेजर बरो। मेजर बरो को 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर जो मेजर बरो था उसको हराया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ पर है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ, बंबई में
अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो AITUC की जो स्थापना की जाती है यह 1920 ईस्वी में किया जाता है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? देखिए, जो मुंडाओं थे इन्होंने 1995 में, सॉरी 1895 में यहाँ पर विद्रोह खड़ा किए थे। तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? 1895 ईस्वी में इन्होंने मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसमें से किसी भी पक्ष में नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है वो विद्रोह हुआ था। वो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ठीक है, सॉरी कब हुआ था? वो विद्रोह कब हुआ था? वो विद्रोह जो है 1820 से 1821 के बीच हुआ था। तो वो विद्रोह कब होता है? 1820 से 1821 के बीच जो है वो विद्रोह का मतलब वो विद्रोह होती है। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। यहाँ पर है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। जो 1908 का छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम था वह किन चीजों पर रोक लगाती है? तो वह बेट बेगारी पर रोक लगाती है। यह जो 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम था वह बेट बेगारी पर रोक लगाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 है। यहाँ पर है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विरोध कर रही थी जनजाति, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम था खोंड। खोंड जनजाति जो थी वह इस बात के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने जो है मानव बलि प्रथा का निषेध किया था। इस वजह से खोंड जनजाति जो था वह अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वह कौन पहला भारतीय था जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बना? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय थे उनका नाम है M.N. राय। ठीक है, M.N. राय जो है उनका नाम है, जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवन्नवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। यहाँ पर 1899 लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवन्नवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये जो मांग किया जा रहा था वह नाडार के द्वारा किया जा रहा था। नाडार के द्वारा किया जा रहा था कि उन्हें प्रवेश किए मंदिर में प्रवेश के अधिकार की वो मांग कर रहे थे, और इसी वजह से यहाँ पर तिरुवन्नवल्ली में 1899 ईस्वी में भयंकर दंगे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या हमारा 25 था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 हमारे सामने है कि महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रमोसी कृषक जत्था है वह किसने स्थापित किया था? प्रश्न संख्या हमारा 26 है। तो रमोसी कृषक जत्था जो है वह वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 होगी 27 को। यहाँ पर है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध का एका आंदोलन था उसका आखिर उद्देश्य क्या था? यानी कि सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि जो एका आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं, एका आंदोलन जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का जो उद्देश्य है वह था सरकार को लगान देना बंद करना। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि सरकार जो है उसको लगान देना यानी कि टैक्स देना बंद करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। यहाँ पर है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ये नाई धोबी बंद जो है एक सामाजिक बहिष्कार था और इसको 1919 में प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था किसानों द्वारा। ठीक है, तो 1919 में किसानों द्वारा एक सामाजिक बहिष्कार चलाया जाता है जो कि नाई धोबी बंद
सामाजिक बहिष्कार के नाम से जाना जाता है। इसको प्रतापगढ़ जिले के किसानों ने चलाया था। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखेंगे 28 के बाद। यहाँ पर है 29 की छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। देखिए छोटा नागपुर जो जनजाति विद्रोह है वह 1820 ईस्वी में होता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब होता है, 1820 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। यहाँ पर है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है वह किससे जुड़ा हुआ था, तो यह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था, जो कि नील की खेती से जुड़ा हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न जो है फिर से सुन लीजिए कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। यहाँ पर है उलगुलान। उलगुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। उलगुलान या महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। उलगुलान या महाविद्रोह जो है वह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 32 यहाँ पर है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1874 ईस्वी में होता है। खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में होता है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। यहाँ पर है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो मोपला आंदोलन जो है वह मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, मालाबार में मोपला आंदोलन होता है। मालाबार में मोपला आंदोलन होता है। कब होता है, 1921 ईस्वी में। तो मोपला आंदोलन कब होता है, 1921 में। किस जगह पर होता है, मालाबार में होता है। कब होता है, 1921 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। देखिए जो गुलामगिरी है इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, याद रखिएगा गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले, या फिर ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। चलिए प्रश्न संख्या हम 35 देख रहे हैं। यहाँ पर है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था, तो यह जो पागलपंथी था यह गारो का विद्रोह था। ठीक है, गारो का एक विद्रोह था। ठीक है, गारो जनजाति का एक विद्रोह था जिसको पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। वह कौन सा घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। यहाँ पर नीचे जो भी घटनाएं दी गई हैं आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई। तो भील विद्रोह जो है वह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ठीक है, भील विद्रोह। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। देखिए हिंदू पेट्रियाट एक समाचार पत्र हम कह सकते हैं था, और यह जो था पूरी तरह से यानी कि खुलकर समर्थन कर रहा था नील आंदोलन का, जो कि नील खेती के लिए मतलब नील खेती के विरोध में किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो हिंदू पेट्रियार्ट था इसके संपादक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके संपादक का नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी जिससे मतलब संपादक थे हिंदू पेट्रियार्ट का। और हिंदू पेट्रियार्ट जो था वह नील आंदोलन का जमकर समर्थन कर रहा था, आंदोलनकारियों के पक्ष में बातें को रख रहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। यहाँ पर एक 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करिए। देखिए कहा जा रहा है कि 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा जो है किसान आंदोलन चलाए गए थे। अब यहाँ पर यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इन किसान आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे थे उनका उनके क्षेत्रों से मिलान कीजिए, जिन क्षेत्रों में वो सक्रिय थे या जिन क्षेत्रों में वे भूमिका अपनी निभा रहे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सहजानंद सरस्वती। देखिए सहजानंद सरस्वती जो थे यह बिहार के क्षेत्र में क्या थे, कार्यरत थे। तो बिहार के क्षेत्र में इनका प्रभाव था। एक को हम लोग 4 के साथ मिला दिए। उसके बाद है खान अब्दुल गफ्फर खान। देखिए खान अब्दुल गफ्फर खान जो थे वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कार्यरत थे। तो बी को हम लोग 3 से मिला लिए। उसके बाद है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद जो थे वह हैदराबाद के क्षेत्र में कार्यरत थे। तो सी को हम लोग 1 से मिला लिया। और अब्दुल हमीद खां कहाँ बच गए, दक्षिण असम के क्षेत्र में ये प्रभावी ढंग से कार्यरत थे। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे।
तो इस तरह से शाहजानंद सरस्वती बिहार के क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे थे। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फर खान जो थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्रों में किसान आंदोलन के माध्यम से जो थे प्रभाव डाल रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में वो सक्रिय थे। स्वामी रामानंद जो थे रामानंद ये जो थे हैदराबाद के क्षेत्र में सक्रिय थे। और उसके बाद अब्दुल हमीद खान जो थे वह दक्षिण असम में सक्रिय थे। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। यहाँ पर है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? वह कौन सा समाचार पत्र था जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था और उसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो वह जो समाचार पत्र था वह प्रताप था। प्रताप समाचार के माध्यम से जो है विजय सिंह पथिक ने पूरे भारत में बिजोलिया आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया। और जो ये प्रताप समाचार पत्र था यह कानपुर से प्रकाशित होता था। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 यहाँ पर है कि 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई.बी. रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ई.बी. रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम आपको बताना है। तो इनका लोकप्रिय नाम पेरियार था। तो 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले जो ई.बी. रामास्वामी थे इनका लोकप्रिय नाम था पेरियार। ठीक है, इनका लोकप्रिय नाम क्या था? पेरियार। पेरियार का अर्थ होता है महान आत्मा। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। यहाँ पर है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी आंदोलन जो कि मद्रास से कौन संबंधित नहीं है, यानी कि वह कौन है जो जस्टिस पार्टी आंदोलन जो कि मद्रास से हुआ था उससे कौन संबंधित नहीं है? तो उससे संबंधित है नहीं है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है वह जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। यहाँ पर है कि द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक कौन है? तो डीएमके के संस्थापक है अन्ना दुरई। अन्ना दुरई याद रखिएगा, डीएमके के संस्थापक का नाम क्या है? अन्ना दुरई। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक तरफ संस्था का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। चलिए यहाँ पर जैसे कि दलित वर्ग मिशन समाज जो कि 1906 ईस्वी में स्थापित होता है, इसके संस्थापक थे B.R. शिंदे। यहाँ पर जो भी दिया गया है सूची वह एक दूसरे से मिले हुए हैं, बस हमें इनके नाम को याद कर लेना है। तो सबसे पहला जो है इसको स्टार लगा लेना है कि दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो दलित समाज मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में B.R. शिंदे के द्वारा किया गया था। दूसरा है बहुजन समाज जो कि 1910 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में मुकुंद राव पाटिल ने किया था। मुकुंद राव पाटिल ने 1910 ईस्वी में बहुजन समाज की स्थापना की थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे है कि दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में इसकी स्थापना की जाती है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किया जाता है और इसी को बहिष्कृत हितकारी सभा के नाम से भी जाना जाता है। बहिष्कृत हितकारी सभा जो कि 1924 में इस संस्थान को स्थापित किया जाता है और इसके संस्थापक का नाम है B.R. अम्बेडकर। तो इसलिए ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इन सभी में। आगे है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित 1932 में इस संस्थान को स्थापित किया गया था और इसको हरिजन सेवक समाज के नाम से भी जाना जाता है। या फिर प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हरिजन सेवक समाज की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये दो यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक बहिष्कृत हितकारी सभा और दूसरा हरिजन सेवक समाज, क्योंकि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के नाम से जो भी संस्थान या फिर जो भी चीज होंगे वो तो महत्वपूर्ण होंगे ही। इस वजह से यहाँ पर आपको इन दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा कि दलित वर्ग कल्याण संस्थान की स्थापना 1924 ईस्वी में B.R. अम्बेडकर ने किया था। वहीं पर अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था।
चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या अब हमारे पास क्या है, 44 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के रूप में हम देखेंगे। यहाँ पर है कि अक्टूबर 1920 ईस्वी में 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे। यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो ताशकंद में लोग इकट्ठा हुए थे, उनका मुखिया या उनका नेता कौन था, तो वो एच के सरकार थे। एच के सरकार जो थे उनके मुखिया थे, जो कि ताशकंद में इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे, तो उनका इकट्ठा होने का कारण था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करना। 1920 की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो एम एन रॉय थे। एम एन रॉय, एच के सरकार नहीं, सॉरी ये गलत आंसर है। यहाँ पर एच एन रॉय, एच एन रॉय, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, एच एन रॉय। तो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के जो मुखिया या नेता थे वह एम एन रॉय थे। इसको सुधार कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 45 के साथ। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। यूपी किसान सभा के स्थापना से कौन संबंध नहीं रखते हैं इन सबों में, तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि 1918 के यूपी किसान सभा की स्थापना से वह ताल्लुक नहीं रखते हैं, वह संबंध नहीं रखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, यानी कि ये जो युग्म दिए हैं उसमें से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ आंदोलन सत्याग्रह और दूसरा संबंधित व्यक्ति, तो फिर से मिलान करना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो पहला जो है वह सही सुमेलित है, चंपारण सत्याग्रह जो है यह इससे संबंधित नेता कौन थे, महात्मा गांधी, और खेड़ा सत्याग्रह जिसके से संबंधित थे वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों जो है एक और तीन यहाँ पर जो है युग्म सही मिलाए गए हैं। तो 1 और 3 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वह सही होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो चंपारण सत्याग्रह जो था उससे संबंधित नेता का नाम जो है वो क्या था, महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जो थे इस चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि हमें उन युग्मों के बारे में बताना है जो उससे संबंधित, यानी कि आंदोलन से संबंधित नेताओं के बारे में, मतलब उनका नाम है, नेताओं का नाम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1765 में दीवानी पारदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए। यानी कि जब 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को जब दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो जो अंग्रेज थे वो सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आते हैं, तो सबसे पहले वे खासी जनजाति के संपर्क में आते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। यहाँ पर एक कथन है, दूसरा कारण दिया गया है। कथन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कथन कह रहा है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कह रहा है कि 1930 ईस्वी में, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक या मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। और कारण बताया जा रहा है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। क्या ये कारण सही था इस कथन के लिए, तो हाँ बिल्कुल, ये जो कथन कहा गया है कि 1930 के दशक के आरंभ में जो भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक और मजदूर भागीदारी का प्रभाव था, उसके पीछे का कारण ये था कि जो श्रमिक नेता थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी ही समझते थे। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हमें इन घटनाओं पर विचार करना है, जैसे कि नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि सही काल और क्रम के अनुसार इन सभी को हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी, सबसे पहले जो है वह संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर कौन सा विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो संथाल विद्रोह के बाद
बाद जो है सिपाही विद्रोह होता है, और सिपाही विद्रोह के बाद तीसरे नंबर पर जो है वह नील विद्रोह होता है, और चौथे नंबर पर दक्कन के दंगे होते हैं। तो इस तरह से हम इसका मिलान करेंगे। सबसे पहले जो है संथाल विद्रोह, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं संथाल विद्रोह। उसके बाद जो होता है संथाल विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह के बाद जो है सिपाही विद्रोह के बाद जो है नील विद्रोह होता है, और नील विद्रोह के बाद जो है नील विद्रोह के बाद जो है वह दक्कन के दंगे होते हैं। तो इस तरह से हम इनका कालानुक्रम दर्शा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विद्रोह का नाम दिया गया है, सूची 2 में क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर मोपला विद्रोह एक तरह से हम कहें तो मोपला विद्रोह जो था वह कहाँ से संबंधित था, तो मोपला विद्रोह हमें मिलान करना है, विद्रोह और क्षेत्र, तो हम मिलान करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, यहाँ पर है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, यह केरल के क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह। उसके बाद है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो पावना विद्रोह जो है वह बंगाल में हुआ था। ठीक है, पावना विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एक को ए को हम 1 से मिला लिए, बी को 3 से मिला लिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एका, देखिए एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन जो है वह कहाँ पर हुआ था, वह अवध में हुआ था। एका आंदोलन अवध में, और बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो यह बिहार में हुआ था। 2 और ये 4 के साथ, तो इस तरह से हम इसका मिलान करेंगे। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, केरल में। पावना विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। एका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, वह बिहार में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। 50 के बाद हमें 51 देखना है। यहाँ पर है बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी। बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन से संस्थाओं को स्थापित किया था, तो बी आर अम्बेडकर ये इन चारों संस्थाओं को स्थापित किया था। चलिए इन चारों संस्थाओं को देख लेते हैं। यहाँ पर है कि दलित वर्ग कल्याण संस्थान, या फिर इसी को बहिष्कृत हितकारी सभा कहा जाता है, जो कि 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसको बहिष्कृत हितकारी सभा कहा जाता है, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1924 में किया था। दूसरा यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में किया जाता है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की जाती है, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में किया जाता है। आगे है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना कब होता है, 1936 ईस्वी में होता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब किया जाता है, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति संघ। अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में किया था। तो ये चारों संस्थाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये चारों जो संस्थाएं हैं वह बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में किया जाता है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 में किया जाता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किया जाता है, और अनुसूचित जनजातीय संघ की स्थापना 1942 में किया जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग अब देखेंगे 52। यहाँ पर है कि भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी, तो भील सेवा मंडल की जो स्थापना है वह अमृतलाल विट्ठल ने किया था। अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। अमृतलाल विट्ठल दास ने भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। यहाँ पर 53 क्या है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 में जो पारित किया गया था, क्या पारित किया गया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। यह कब पारित किया गया था, 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में, 53 नहीं है बल्कि 1955 है कि 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। यहाँ पर 54 है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का जो मनु है वह बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी राम जी
मूले जी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। यानी कि उस स्थान का नाम बताना है जहां पर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था और उनके पिताजी जो थे वह सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। तो वह जो जगह था उस जगह का नाम था क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस जगह का नाम था महू छावनी मध्य प्रदेश। महू छावनी मध्य प्रदेश में, महू छावनी मध्य प्रदेश में जो है B.R. अम्बेडकर का क्या होता है, जन्म होता है, जहां पर उनके पिताजी रामजी मालोजी जो थे वह सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है कि B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था। तो B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में जो बड़ा सहयोग किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था बड़ौदा के महाराज के द्वारा। तो बड़ौदा के महाराज ने B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में एक बड़ा सहयोग किए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 यहाँ पर है कि B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है, यानी कि B.R. अम्बेडकर के बारे में कौन कौन सी बातें जो है वो सही हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बातें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चार यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है, तो ये जो चार आप टॉपिक या कथन देख रहे हैं ये चारों सही हैं B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले है कि अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक एवं बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। तो जो B.R. अम्बेडकर थे वह मूक नायक और बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने कुआंओं एवं तालाबों से में अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था, ये कथन भी सही है। तो याद रखिएगा कि 1927 में उन्होंने महाड़ बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। जो महाड़ बावड़ी सत्याग्रह है यह इसलिए चलाया गया था ताकि जो अछूत थे वो कुआं और तालाबों से पानी पी सके। ठीक है, तो कुआं एवं तालाबों से अछूतों को पानी लेने का जो अधिकार था वो दिलाने के लिए इन्होंने महाड़ बावड़ी सत्याग्रह को चलाया था। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ पर है कि उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था। तो जो महार वतन प्रथा यानी कि बंधुआ मजदूरी का जो प्रथा था उसको समाप्त करने के लिए ये 1928 में संघर्ष करते हैं। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह जो कि 1928 एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, तो पार्वती मंदिर सत्याग्रह एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो है 1930 से 1933 के बीच चलाया था। तो ये चारों कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहाँ पर है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी एवं किन के बीच हुआ था। देखिए, जो पूना समझौता होता है, पूना समझौता कब होता है, 1932 में होता है। किसके किसके बीच, गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। तो पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि B.R. अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है। अगर B.R. अम्बेडकर के बारे में क्या सही है, तो B.R. अम्बेडकर के बारे में क्या सही है, तो ये जो चारों कथन आप देख रहे हैं ये चारों कथन जो है वह सही है B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में। जैसे यहाँ पर पहला कथन है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मना रहे थे तो उस समय जो है अम्बेडकर भी उसमें शामिल हुए थे। दूसरा है कि अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है, ये दूसरा कथन भी अम्बेडकर के संबंध में सही है। अम्बेडकर ने जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में जब महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर जब महात्मा गांधी ने ये नारा दिया कि करो या मरो का जब नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफी भरा कदम माना।
और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता की कमी है या अभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाए गए, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अंबेडकर जो थे वह नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे, किंतु हिंदू कोड बिल पर जब बहस होती है और उनके बीच मतभेद हो जाता है, तो मतभेद होने की वजह से वो क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए। यहाँ पर है कि अंबेडकर ने अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, यानी कि वो 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना होगा कि 1956 में वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था, यानी कि वह कौन सा आंदोलन था जो मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो निम्न जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। उसको बताना है कि वह कौन सा आंदोलन था जो निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन नहीं था। तो वो था गुजरात का बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में किया गया था। गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह था यह निम्न जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लिखा है जनजातीय या आदिवासी विद्रोह, और दूसरा विद्रोह का नेता। कोल विद्रोह कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर में। कोल विद्रोह कब होता है, 1820 से 1827 के बीच। और इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता जो थे वह थे बुद्धू भगत जो थे वह कोल विद्रोह के नेता थे। कोल विद्रोह कब होता है, 1820 से 1827 के बीच होता है। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत। कोल विद्रोह कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। दूसरा है रामोशी विद्रोह कब होता है, 1822 से 1829 के बीच। और इसके जो नेता थे उनका नाम था चितर सिंह इसके नेता थे, इस विद्रोह के चितर सिंह। और रामोशी विद्रोह कब होता है, 1822 से लेकर के 1829 के बीच। उसके बाद है भूमिज विद्रोह, मानभूमि क्षेत्र में होता है, जो कि 1832 से 1833 के बीच चलता है। और इसके नेता थे गंग नारायण जो है वह मानभूमि, जो कि 1932 से 1933 के बीच होता है, भूमिज विद्रोह, उसके यह नेता थे। उसके बाद है संथाल विद्रोह, राजमहल के क्षेत्र में, जो कि 1855 से 1856 के बीच होता है। और इसके जो नेता थे वह सिद्धू एवं कान्हू थे। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन हुए, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें पेशे सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है जनजातीय विद्रोह, और दूसरा तरफ है विद्रोह का नेता। सूची 2 में है विद्रोह का नेता। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 1856 के बीच। संथाल विद्रोह के नेता कौन हुए, सिद्धू एवं कान्हू। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो चारों हैं पूरा से बिल्कुल सही तरीके से मिलाया हुआ है, सिर्फ हमें देख लेना है। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब होता है, 1899 से 1900 के बीच। इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह कब होता है, 1899 से 1900 के बीच। इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। उसके बाद है ताना भागत आंदोलन कब होता है, 1914 से 1915 के बीच। और इस आंदोलन के नेता थे जात्रा भगत एवं अन्य। ठीक है, जात्रा भगत एवं अन्य। उसके बाद है रंपा विद्रोह कब होता है, 1922 से 1924 के बीच। और इसके जो नेता थे उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वह रंपा विद्रोह के नेता हुए, अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए प्रश्न संख्या 63 देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ लिखा हुआ है सूची 1 जनजातीय विद्रोह, और दूसरा तरफ है विद्रोह का नेता सूची 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो ये बिल्कुल मिला हुआ है, इसी तरह से हमको याद कर लेना है सिर्फ। जैसे देखिए अहोम विद्रोह कब हुआ है, अहोम विद्रोह जो है 1828 ईस्वी में हुआ था। तो अहोम विद्रोह के नेता कौन थे, गोमधर कुंवर। ठीक है, गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह कब होता है, 1829 से 1833 के बीच। इसके नेता कौन है, तिरुत सिंह।
तिरुत सिंह हुए। खासी विद्रोह के नेता कौन हुए? तिरुत सिंह। खासी विद्रोह कब होता है? 1829 से 1833 के बीच। कच्छा नागा विद्रोह, कच्छा नागा विद्रोह कब होता है? 1882 ईस्वी में। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? शंभुदेन। शंभुदेन क्या थे? 1882 ईस्वी में हुए कच्छा नागा विद्रोह के नेता थे। उसके बाद है जोलियांग सांग आंदोलन। जोलियांग सांग आंदोलन जो है 1932 ईस्वी में होता है और इसका नेता थे जो थे जादो नंग एवं रानी गोडिनलियू। रानी गोडिनलियू जो थे इनके नेता थे। तो ये इस तरह से मिला हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 यहाँ पर है कि जोलियांग सांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ है, जोलियांग सांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गोडिनलियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो नागाओं की रानी की उपाधि जो है वह गोडिनलियू को किसने दी थी? गोडिनलियू को नागाओं की रानी की जो उपाधि दी जाती है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी का क्या किया था? उपाधि दिया था गोडिनलियू को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 विक्रम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा का आधार भूमि बनाया? तो यहाँ पर विक्रम चंद्र चटर्जी या जिसको हम लोग विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जिन्हें हम लोग जानते हैं, उनका एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। और आनंद मठ में जो कथा लिखा गया है उस कथा की जो आधार भूमि है वह किस आंदोलन से बनाया गया है? तो वह आंदोलन था सन्यासी विद्रोह आंदोलन। सन्यासी विद्रोह आंदोलन को आनंद मठ के कथा का आधार भूमि बनाया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ कृषक किसान विद्रोह था और दूसरा तरफ विद्रोह का नेता लिखा गया है। ठीक है, तो एक यहाँ पर है फकीर विद्रोह, जो कि फकीर विद्रोह कब होता है? 1776 से 1777 के बीच। हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ जो है किसान या कृषक विद्रोह लिखा गया है, दूसरा विद्रोह का नेता है, तो हमें मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर है फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 1777 के बीच। ठीक है, और फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? मजनू शाह एवं चिराग अली शाह। ठीक है, तो फकीर विद्रोह के नेता कौन हुए? मजनू शाह एवं चिराग अली शाह। उसके बाद है रंगपुर विद्रोह जो कि 1783 में होता है। रंगपुर विद्रोह के नेता कौन हुए? निरुद्दीन एवं धीरज नारायण। नूरुद्दीन एवं धीरज नारायण जो है रंगपुर विद्रोह के नेता होते हैं और रंगपुर विद्रोह जो होता है 1783 ईस्वी में होता है। उसके बाद है पालगारों का विद्रोह। पालगारों का विद्रोह कब होता है? 1801 से 1856 के बीच और इस विद्रोह के नेता हैं वीर पंडित कटावामन। ठीक है, वीर पंडित कटावामन। ठीक है, उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है 1825 से 1833 के बीच होता है और इसके नेता थे टीपू। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 हमारा कंप्लीट होता है। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 67। यहाँ पर है सुमेलित करना। एक तरफ कृषक आंदोलन दिया गया है, दूसरी तरफ विद्रोह का नेता दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नील आंदोलन जो होता है 1859 से 1860 के बीच होता है और इसके नेता का नाम क्या है? दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास जो है वह नील आंदोलन जो हमारा है उनका नेतृत्व प्रदान करने वाले ये दोनों नेता हुए, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। उसके बाद है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन कब होता है? 1872 से 1890 के बीच कुका आंदोलन होता है। 1872 से 1890 के बीच कुका आंदोलन होता है और इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया जाता है बाबा राम सिंह कुका के द्वारा। बाबा राम सिंह कुका के द्वारा जो है कुका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है वह 1873 से 1876 के बीच होता है। 1873 से 1876 और इसके नेता कौन हुए? ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल। ठीक है, ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल जो है वह पावना विद्रोह के नेता हुए। उसके बाद है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन कब होता है? 1914 से 1916 के बीच। टाना भगत आंदोलन कब होता है? 1914 से 1916 के बीच और इस
आंदोलन के जो नेता हैं उनका नाम था यात्रा भगत, यात्रा भगत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68 यहाँ पर है कि 1836 से 1840 के दौरान मालाबार में जन्मी के विरुद्ध मुपलियों यानी मुपली या मुपिलाओं के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये प्रश्न को समझने के लिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है, उसे समझे। देखिए यहाँ पर है कि 1836 से 1840 के दौरान मालाबार में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जो है मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। प्रश्न ये है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 1836 से 1840 के बीच मालाबार में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो यह जो विद्रोह था, इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वह सैयद अली एवं उनका पुत्र फजल अली ने किया था। जो यहाँ पर मालाबार में जो विद्रोह हो रहा था हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों के द्वारा, उसका नेतृत्व जो किया जा रहा था वह किया जा रहा था सैयद अली एवं उनके पुत्र के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। यहाँ पर है कि दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ था। तो ये जो दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, ये जो है साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति था। यह कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1875 ईस्वी में। दक्कन के दंगे कब आरंभ हुए थे, 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के का जो विद्रोह था वह हुआ था 1879 ईस्वी में। ठीक है, 1879 ईस्वी में जो है वह महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था। वह कौन सा अहिंसक आदिवासी विद्रोह था जिसको पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। तो वह जो आंदोलन था वह आंदोलन था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो आदिवासियों का एक ऐसा आंदोलन था जो कि गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था, यानी कि गांधीवाद के विचारधारा पर लड़ा गया था, यानी कि अहिंसक विद्रोह था। चलिए प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। यहाँ पर है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 क्या था। तो चंपारण का जो नील सत्याग्रह था वह नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा का विद्रोह था। ठीक है, तो चंपारण में चलाया गया गांधी के नेतृत्व में चलाया गया जो चंपारण का जो नील सत्याग्रह था, जो नील सत्याग्रह कब चलाया गया था 1917 में। और इसके पीछे चलाने का कारण ये था कि नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा का विरोध करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। यहाँ पर है कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो यहाँ पर जो किसानों की दुर्दशा हो रही थी चंपारण में, उसे देखने के लिए गांधी जी को कौन बुलाया था। तो गांधी जी को बुलावा जो भेजा गया था वह राजकुमार शुक्ल के द्वारा भेजा गया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा कि आप आइए और यहाँ पर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को देखिए। तो फिर वो यहाँ पर आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखेंगे 74। यह है कि 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के से संबंध नेता हैं, यानी वो कौन नेता है जो गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध रखते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह से ये तीनों नेता संबंध रखते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या फिर इंदुलाल याग्निक हो। तो ये तीनों जो नेता हैं ये खेड़ा सत्याग्रह से संबंध रखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 ईस्वी में होता है और इसके महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 75 है। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को हमें मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। दरअसल ये मिला हुआ ही है, तो
हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस याद ध्यान रखना है। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में होता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब होता है? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में होता है। उसके बाद है प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का जो गठन है 1920 ईस्वी में होता है। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान का जो गठन होता है 1920 में होता है। आगे है कि प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन कब होता है? तो प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद जो आंदोलन है 1920 से 1921 के बीच होता है। उसके बाद है हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन कब होता है? तो हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन जो है 1921 से 1922 के बीच होता है। 1922 के बीच, 1921 से 1922 के बीच जो है हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 यहाँ पर है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? 1936 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो ये जो था मोपला आंदोलन था। मोपला आंदोलन जो था ये जब यहाँ पर असहयोग और खिलाफत आंदोलन को आकस्मिक रूप से स्थगित किया जाता है तो उस स्थगन मतलब जब वो स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है मोपला आंदोलन जो है वह सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप धारण करने लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 यहाँ पर है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार तट में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था। जो देखिए यहाँ पर जो मोपला आंदोलन है वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र से। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस आंदोलन को किनका किनका समर्थन था? तो ये तीनों जो नेता यहाँ पर है महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तीनों जो नेता थे इन तीनों नेताओं का समर्थन था मोपला विद्रोह को। ठीक है, यानी कि ये तीनों नेता मोपला विद्रोह को समर्थन दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? देखिए मोपला विद्रोह का जो नेता थे उनका नाम था मुसलियार। मुसलियार जो थे मोपला विद्रोह के नेता थे। गुजरात के बरदोली सत्याग्रह, गुजरात की बरदोली सत्याग्रह कब होती है? तो गुजरात के बरदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गुजरात के बरदोली सत्याग्रह कब होती है? 1928 ईस्वी में। पूछा ये जा रहा है कि जो गुजरात का बरदोली सत्याग्रह था वह उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व जो है बरदोली सत्याग्रह का वह किया गया था मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। सूची 1 दिया गया है जिसमें कृषक किसान आंदोलन दिया गया है और सूची 2 दिया गया है जिसमें क्षेत्र दिया गया है। एक तरफ यहाँ पर दिया गया है कृषक किसान आंदोलन का नाम और दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम दिया गया है। जैसे कि तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? 1946 से 1951 के बीच। यह तेलंगाना आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ये तेलंगाना आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 के बीच जो है वह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में होता है। उसके बाद है पुन्ना वायलर आंदोलन कब होता है? पुन्ना वायलर आंदोलन जो है 1946 में होता है। ये त्रावणकोर के क्षेत्र में होता है। और उसके बाद है तेभागा आंदोलन, तेभाग आंदोलन जो है 1940 से 1947 के बीच होता है। ये बंगाल में होता है। तो इस तरह से हम इन चीजों को याद रख सकते हैं क्योंकि ये तीनों मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? वह कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को हमें मिला था? तो वो आंदोलन का नाम है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन के दौरान हमें सबसे बड़ा छापामार युद्ध, कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेलंगाना आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वह डेडी
कुमारोया और सुंदरोया के द्वारा हुआ था। डोडी कुमारोया और सुंदरोया के साथ हुआ था, मतलब इन दोनों ने साथ मिलकर के जो है तेलंगाना आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84, ते तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 से 1947 के बीच हुआ था तेभागा आंदोलन, और ये जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों यानी कि बटाईदारों का आंदोलन था। जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों यानी कि बटाईदारों का आंदोलन था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें 85 देखना है, सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है, तो सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं, नील आयोग का गठन कब किया गया था? नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पारित किया गया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? 1885 ईस्वी में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, अवध लगान अधिनियम कब पारित किया था? सॉरी, अवध लगान अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1921 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ये इस तरह से मिला हुआ था, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 86 देखते हैं थोड़ा जल्दी में। यहाँ पर है कि किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। रैयत का मतलब किसान होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये जो नारा दिया गया था वह पावना विद्रोह के दौरान कृषकों ने दिया था कि हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। यहाँ पर है कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई यानी कि हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया। तिभागा चाई का नारा जो है वह तेभागा आंदोलन के दौरान दिया गया था, और कृषकों ने यह आंदोलन, या फिर हम कह सकते हैं आंदोलनकारियों ने जो नारा दिया था तिभागा चाई। तिभागा चाई का मतलब क्या हुआ? 2/3। ठीक है, 2/3। तो उन्होंने तिभागा चाई का मतलब हुआ कि हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के रूप में है कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन क्या था? ये पहला मजदूर संघ था। यह भारत का पहला मजदूर संघ था जिसकी स्थापना 1890 ईस्वी में किया गया था। वह भी नारायण माधेजी लोखंडे के द्वारा। नारायण माधेजी लोखंडे ने 1890 ईस्वी में पहला जो है भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1890 ईस्वी में किया जाता है, जो कि भारत का पहला मजदूर संघ था। और बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। भारत का आधुनिक ढंग से, देखिए यहाँ पर पहला जो इससे ऊपर का जो प्रश्न था, ये प्रश्न ये था कि भारत के पहले मजदूर संघ का नाम क्या है, तो वह था बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न है वह भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? ये आधुनिक ढंग का जोड़ा गया। ठीक है, तो आधुनिक ढंग का प्रथम जो मजदूर संघ है वह क्या है? तो वो आधुनिक ढंग का जो मजदूर संघ है वह मद्रास लेबर यूनियन है। मद्रास लेबर यूनियन भारत का आधुनिक ढंग का जो प्रथम मजदूर संघ है उसका नाम है मद्रास लेबर यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90। और मद्रास लेबर यूनियन से ही जुड़ा हुआ है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो यह इसकी स्थापना 1918 में की गई। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब की गई? 1918 ईस्वी में। मद्रास यूनियन लेबर जो था वह भारत का प्रथम आधुनिक ढंग का जो है वह मजदूर संघ है। तो
अब यहाँ पर प्रश्न है कि मद्रास लेबर यूनियन जिसकी स्थापना 1918 में की गई, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो स्थापना किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। तो मद्रास लेबर यूनियन जो कि 1918 में किया गया था, इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने किया था। और मद्रास लेबर यूनियन जो है वह भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। चलिए प्रश्न संख्या 90 के बाद 91 देखते हैं। यहाँ पर है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको अखिल भारतीय व्यापार संघ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1920 में किसने की? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में होती है और इसका जो स्थापना किया जाता है वह एन.एम. जोशी के द्वारा किया जाता है। एन.एम. जोशी ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वह एन.एम. जोशी ने किया था 1920 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? वह कौन थे जिन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या फिर एसोसिएशन जिसको कहते हैं की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। यहाँ पर है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दी जाती है तो बंबई के जो मजदूर हैं उन्होंने सबसे पहले भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तो बंबई के मजदूरों ने पहली बार जब बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में जेल की सजा सुनाई जाती है तो ये बंबई के मजदूर जो थे वो पहली बार क्या करते हैं, राजनीतिक हड़ताल पर बैठते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। यहाँ पर है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया है? तो बच्चों की सुरक्षा के जो प्रावधान किए गए थे वह भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में जो पारित हुआ था, 1881 में जो भारतीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया था उसमें पहली बार बच्चों की सुरक्षा की बात की गई थी उस अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ये था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। 1891 का जो भारतीय कारखाना अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के अंतर्गत जो है महिला मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं उनका नाम है एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के ने अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिस समय मतलब 1929 की बात हो रही है। तो 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का ने अध्यक्ष कौन थे जिस समय पहली बार इसका विभाजन हुआ था? तो उस समय इनके नेता का नाम था जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस समय AITUC का अध्यक्ष थे जिसको इटक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99। यहाँ पर है कि भारत के मजदूर आंदोलनों से संबंध नेता थे। मजदूर आंदोलनों से संबंध रखने वाले वो कौन कौन से नेता थे? तो यहाँ पर जो चारों नेता आपको देख रहे हैं, ये चारों नेता जो थे वह मजदूर आंदोलनों से संबंध रखा करते थे। जैसे कि एन.एम. जोशी, उसके बाद है एन.एम. रॉय, उसके बाद है एन.एम. लोखंडे और बीपी वाडिया। ये जो चार लोग थे, चार नेता जो थे, ये मजदूर आंदोलन से संबंध रखा करते थे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 100 है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी जो समय था वह 1926 से 1939 के बीच के समय को यहाँ पर ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र की बात करें तो वह रांची का क्षेत्र था जहां पर बिरसा मुंडा कार्यरत थे। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, रांची का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102। यहाँ पर है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है सर्वप्रथम जो आयोजित किया गया था वह लखनऊ में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत जो है ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ये 4 घटनाएं हैं जिन पर हमें विचार करना है। चलिए घटनाओं को देख लीजिए। यहाँ पर है सन्यासी या और फकीर विप्लव, दूसरा है संथाल विप्लव, तीसरा है नील विद्रोह और चौथा है बिरसा मुंडा विप्लव। देखिए विप्लव का अगर अर्थ समझें तो हमें थोड़ा मुश्किल नहीं होगा ये चीजें समझना। विप्लव का मतलब होता है क्रांति, आंदोलन, विद्रोह, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी ढांचे को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाए। ढांचा चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो। तो हम एक तरह से विप्लव को विद्रोह के शाब्दिक अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है हमें। तो प्रश्न अब यहाँ से शुरू होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है। यानी कि घटनाओं का हम इन घटना जो ये घटनाएं हुई हैं इनको कालक्रम के अनुसार हमें सजाना है। ठीक है, तो देखिए इनको अगर कालक्रम के अनुसार सजाने की हम कोशिश करें तो ये पहले से ही सजे हुए हैं। सबसे पहले सन्यासी और फकीर विप्लव होते हैं, ये पहले स्थान पर होंगे ही होंगे। दूसरा है संथाल विद्रोह, ये दूसरे स्थान पर होंगे। तीसरा है नील विद्रोह, ये तीसरे स्थान पर होंगे। और चौथा है बिरसा मुंडा विप्लव, ये चौथे स्थान पर होंगे। तो ये पूरी तरह से सजा हुआ है क्रम के अनुसार। आप इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कथन के बाद यहाँ पर प्रश्न है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि ये जो कथन दिए गए हैं 2 कथन, इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सिर्फ जो दूसरा कथन है वो सही है। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ये जो कहा जा रहा है एम.एन. लोखंडे के बारे में कि ये मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी थे या फिर अग्रगामी थे, तो ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। यहाँ पर है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। जो खेड़ा के किसान थे उनके समर्थन में उनकी या फिर उनके पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह को संगठित करने का क्या कारण था। कारण ये था कि अकाल पड़ने के बावजूद भी प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। यानी कि भू राजस्व की मतलब टैक्स लेना उन्होंने नहीं छोड़ा। तो टैक्स के विरुद्ध में हम कह सकते हैं भू राजस्व के विरुद्ध में यहाँ पर महात्मा गांधी ने किसानों का पक्ष में साथ दिया। चलिए प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है, साझा कारण मुहैया कराया है। प्रश्न ये है कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया है। तो ये थे जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं। तो इसमें से पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया है। तो यहाँ पर साझा कारण जो था वह जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारयन। ठीक है, तो यहाँ पर जो साझा कारण मुहैया हुआ था वो था कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 107 देख लेते हैं। और यहाँ पर है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। ठीक है, कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, तो वह
आंदोलन वो थे बीबी गिरी जो थे। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो वो है बीबी गिरी। चलिए प्रश्न संख्या 108 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी जाती है, वह जो सरदार की उपाधि है वह बारदोली सत्याग्रह में दिया जाता है। बारदोली सत्याग्रह को कुशल रूप से संगठित करने के कारण, उस आंदोलन को कुशल रूप से संगठित करके चलाने के कारण उनको सरदार की उपाधि दी जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बारदोली सत्याग्रह में। चलिए प्रश्न संख्या 109 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एको पर्वत का आंचल, दामिन एको का अर्थ हुआ, ठीक है, ये अर्थ बताया जा रहा है पर्वत का आंचल। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एको कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो दामिन एक कोह का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो वो था संथाल समुदाय जो थे, संथाल जनजाति जो थे, उनको बसाने के लिए दामिन एक कोह की कोह नामक मतलब कोह का निर्माण किया गया था, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है पर्वत की आंचल या पर्वत का आंचल। चलिए प्रश्न संख्या 110 और लास्ट प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का। यहाँ पर है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महा हलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो भारत के इतिहास में उलगुलान या महा हलचल की जो घटना है उसको बिरसा मुंडा के विद्रोह से जोड़ा जाता है। तो 1899 से 1900 का जो बिरसा मुंडा विद्रोह था, इसी को भारतीय इतिहास में उलगुलान या महा हलचल के संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है। इसी घटना को उलगुलान या महाविद्रोह की घटना के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 2, हम लोग चैप्टर 21 का पार्ट 2 पढ़ रहे थे, जो था जातिगत जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन, वह पूरी तरह से समाप्त होता है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई राय है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप जरूर लिखिए और हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए। अगर कोई कमी है तो उस कमी का सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं खुले दिल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ।